इस आवाम का हक है कि उनका वज़ीर आज़म चाहे जो भी हो वो अपनी जेब से नहीं देता, उसका हक बनता है कि वो बैंकों को फंक्शनलाइज करें, एक्टिवेट करें कि जिनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस की बात है कि दौरा तो हो गया, लेकिन वहाँ पे दौरे के बाद अब तक कोई किस्म की रिलीफ अब तक नहीं मिली। अब मैं ज़रा अपने लोगों के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरा इलाका है, ये पूरा डी खान भी मेरी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से हम लोगों के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे। आप बिल्कुल मुतमईन रहें इस बात के ऊपर, जो इमरजेंसी रिलीफ में काम हमारा शुरू है, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप थोड़ा सब्र करें। इंशाल्लाह जो भी घर मुकम्मल तबाह हुआ है उस घर का टेंट और उस घर का राशन उसको मैं मुहैया करूँगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। हमारे रास्ते मुनक़ते थे, हमारे रास्ते बंद थे, हमारे रास्ते खुल गए हैं। ये मैं जिम्मेवारी के साथ बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं इस बात को ऑन करूँगा। इसी तरह जब इसके बाद रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस होगा हुकूमत की तरफ से, उसमें भी इंशाल्लाह सूबाई हुकूमत का जो भी पैकेज है, जितना भी पैकेज है, जो फुल डैमेज घर है उनके लिए और जो पैकेज है पार्शल डैमेज के लिए, हर बंदे को उसकी दहलीज पे ये मिलेगा। उसमें थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है क्योंकि हमारे तमाम पटवारी, हमारे तमाम अमले इस वक्त इमरजेंसी में रिलीफ पे लगे हुए थे। और मैं साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे रास्ते मुनक़ते होने की वजह से जो राशन 60 टन हमने आर्मी की हेल्प से हेलीकॉप्टर के जरिए फेंका है, वो भी सूबाई हुकूमत का था। मुकम्मल 16 टन माल फेंका गया, वो सूबाई हुकूमत का राशन था। हेलीकॉप्टर क्योंकि हमारे में मौजूद नहीं था, वो एयरलिफ्ट पे वहाँ मसरूफ था क्योंकि वहाँ पे सियाह फंसे हुए थे और पानी वहाँ बहुत तेज़ होता है, उधर जहाँ भागों ने खतरा ज़्यादा होता है। तो एक हेली जो सीएम ने वक्फ किया अपना, वो वहाँ लगा रहा। तो आर्मी की हेली से जो हमने सामान फेंका उन लोगों तक ज़्यादा अप्रोच नहीं थी, वो तमाम सूबाई हुकूमत का था। हमारी भी शुक्रगुजार है तो उन्होंने हमें हेली सर्विस दी और उस सर्विस से हमें उन लोगों तक पहुँचने का एक वसीला बने हमारे बीच में कि हम उन लोगों तक सामान पहुँचा सकें। इसके अलावा जो भी लोग हैं, परेशान नहीं होना आपने। अल्लाह ताला की तरफ से एक परेशानी थी, अब पानी ख़त्म हो चुका है पीछे। अब हमारे पास डेड वाटर का इशू है, लोग दोबारा घर शिफ्ट हो रहे हैं। हमारी टीमें आपकी तरह मौजूद हैं। अगर एक वक्त में एक पूरा गांव कवर नहीं हो सकता क्योंकि एक टाइम में हम 150 गाँव को देख रहे हैं और 150 गाँव में अगर हम 30, 50, 40, 60 के हिसाब से भेजते हैं तो वो टोटल मिला के 2-2.5 हज़ार हो जाता है। उसको मोबिलाइज करना भी एक बहुत बड़ा इशू है। वो 100 ऑफ गाड़ियाँ जो है उसमें यूटिलाइज होती हैं एक दिन में। लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगले एक हफ्ते के अंदर मैं अपने पूरे इलाके के अंदर जिसके घर में भी मुकम्मल डैमेज हुआ है तंबू और राशन मुकम्मल पहुँचा के इंशाल्लाह दिखाऊंगा। उसके बाद फिर मैं विजिट करूँगा और मैं जाके पूछूंगा अपनी पूरी टीमों को बिठाकर, पूरे गाँव को बिठाऊंगा कि आप में से कोई रह गया है। लोग बैठे होंगे, जो रह जाएगा उसको भी मौके पे सामान मिलेगा। ये मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी लूँगा और ये मेरा किसी पे ना एहसान है, ये लोगों का हमारे ऊपर हक है। उस हक को मिलने में अगर थोड़ी ताख़ीर हुई उसकी वजह ये बहुत बड़ी आफत थी, लेकिन ताख़ीर ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह कोई कमी किसी चीज़ में इंशाल्लाह नहीं होगी। अगर नहर जो ग्राफिक टूटी है वो है अंडर वापडा, वो फेडरल गवर्नमेंट। वापडा के हालात आपके सामने हैं, मैं क्या बताऊँ वापडा का। 6 महीने में मैं चैलेंज करता हूँ, आप सब मीडिया के लोग हैं, वापडा वाले मेरे से मुनाज़िर में बैठ जाएं कि 6 महीने में ये बाकी तो क्या करती है, अब देख रहे हैं जो बिजली है ही नहीं यहाँ पर। जिस तरीके से इन्होंने बिजली का बहरान पैदा किया हुआ है और जो इन्होंने बिजली को बढ़ा दिया है वो भी आपके सामने है। हमारे टाइम में 10 से 12% महंगाई बढ़ी थी और हमें इतना दुख था कि हमने अवाम को फेस किया। आज 40% ज़्यादा महंगाई इस मुल्क में आई हुई है। वजह कौन है? PDM की हुकूमत। कहाँ है आप वो लोग जो हमारे खिलाफ धरने दे रहे थे महंगाई के? कहाँ है आप वो लोग? अब वो एक मिनिस्ट्री लेकर 2-2 मिनिस्ट्रियाँ लेके घर में सत्तू पी के सो रहे हैं। अब वो बाहर नहीं आ रहे इस अवाम के लिए। 10% महंगाई जब आई थी तो चीखें मार रहे थे कि जी इमरान खान तो बड़ा जालिम आदमी है। अब 40% ऊपर वाली महंगाई देखें। आज दुनिया में पेट्रोल डीजल नीचे चला गया है, हमारा बढ़ रहा है। कौन चोरी कर रहा है? आज बिजली के यूनिट हमारे कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, कौन चोरी कर रहा है? गैस इस मुल्क में है ही नहीं, मिल ही नहीं रही। अब रेट चेक कर ले उसका, कौन चोरी कर रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो महकमों की ये नाअहली है उसके ऊपर एक प्रॉपर इंक्वायरी होगी। CRBC कनाल टूटी, कौन जिम्मेदार था उसका? वो एक वाइट पेपर आएगा उसका, उसमें बताया जाएगा कि ये जिम्मेदारी किसकी थी, कितना फंड दिया गया, वो फंड कहाँ इस्तेमाल किया, कौन कौन अफसरान थे, वो जवाब जरूर देंगे। ये फेज अभी रहता है। इसके अलावा नीचे जो ड्रेन थी उन ड्रेन से पूरा का पूरा कैलकुलेट होगा कि जिस ड्रेन पे जहाँ नुकसान हुआ है उस नुकसान की वजह कौन था।
या तो फंड नहीं मिला तो फिर तो ठीक है, हुकूमत जिम्मेदार है, और अगर फंड मिला और यूटिलाइज नहीं हुआ तो फिर वो अफसरान जरूर जवाब देंगे इस आवाम के ऊपर। अगर किसी अफसर की वजह से या किसी बैंक की वजह से पानी आया, एक तो अल्लाह की तरफ से है, जो कोई सुलेमान रेंज से में बहुत ज़्यादा पानी आया अनकंट्रोलेबल था, लेकिन उसमें अगर कहीं नाअहली है किसी डिपार्टमेंट की तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह उनके ऊपर इंक्वायरी करके उनको सजा दी जाएगी। तबाह हो चुके हैं और कितने अमवात हो चुके हैं सर? इस वक्त तक जो डी खान के अभी हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, हमारा टोटल जो है 27,000 प्लस जो घर हैं वो मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा तकरीबन टोटल जो फिगर है पार्शल का वो बन रहा है तकरीबन 61,000 से 67,000। लेकिन इसमें अब ये भी है, इसमें बहुत सी ऐसी भी चीज़ आ रही है सामने कि अब अगर पटवारी कहीं जाता है तो वो जब लिखता है तो वो चूँकि एक्सेस नहीं है हर घर तक, तो वो बात होगा पूरे गांव को लिख देता है। शायद उस गाँव में 30, 40, 50 घर शायद ना मुकम्मल तबाह हुआ है, लेकिन चूँकि एक्सेस नहीं आगे तो देख नहीं पाता, तो वो जो मेन देखता है तो लिख देता है। इसका प्रॉपर एक एनालिसिस होगा, मेरिट पे होगा। दूसरी बात है, अब तक 20 अमवात हो चुकी है इस सैलाब की वजह से हमारी। वो तो जो पैसा है, इंसान की जान तो बहुत कीमती है, लेकिन जो हुकूमत के पैकेज का पैसा होता है वो तकरीबन चेक बिल भी चुके हैं, तो वो मिल जाएंगे। और हमारा फेज 2 अब शुरू होगा, उसमें बाकी रिएक्शन का काम है वो भी होगा। लेकिन डी खान जिले को जो नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसके लिए हमने एक स्पेशल डिमांड रखी है और वो अब मेरे ख्याल में अरबों में होगी, क्योंकि जो हमारे रोड ख़राब हुए, इसके अलावा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद ख़राब हुआ, हमारे कॉलेजों में, हमारे स्कूलों में, हमारे सरकारी इमारत में, हमारे BHU में जो पानी घुसा इमारत जो डैमेज हुई है वो भी हमें बनानी पड़ेगी दोबारा आवाम की फैसिलिटी के लिए। लेकिन ये जो मेरे हल्के में जहाँ जहाँ पे रोड काटा है, मतलब है कि पानी अगर यहाँ पुलें होती तो यहाँ पर पानी दोबारा कभी भी आएगा। हम तो नहीं होंगे, इंसान है, मर जाएंगे, लेकिन पानी दोबारा भी कभी आ सकता है। तो मैं वहाँ पे इंशाल्लाह हर उस काट के ऊपर पुल बना रहा हूँ, ताकि दोबारा जब भी पानी आए तो हमें रोड काटने के बजाय वो पुलों का पहले से ही वो, क्योंकि हमने पानी का रास्ता देख लिया है कि पानी ऊपर से आगे किस ट्रैक के ऊपर निकलता है, कौन सा बेस्ट जगह है जहाँ से उसका इखराज होता है। तो इंशाल्लाह मैं वो सारी पुलें इसलिए बना रहा हूँ कि अल्लाह माफ़ करे दोबारा कभी भी ना आए, ताकि क़यामत ऐसे अज़ाब ना आए हमारे मुल्क के ऊपर, डी खान के ऊपर। लेकिन अगर कहीं पानी दोबारा आता है तो बजाय वो पानी नुकसान पहुँचाए, उसकी बजाय इंशाल्लाह वो डायरेक्ट अपने ड्रेन से और अपने चैनल से इंशाल्लाह थ्रू होगा। देखिए जी, हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट बनी तो इमरान खान साहब ने पहले 10 बड़े डैमों का अनाउंस करके 5 डैमों पर काम शुरू कर दिया। ये डैम हमारी ज़रूरत है। अगर ये डैम आज से 40-50 साल पहले या 30 साल पहले बन गए होते तो ये पानी हम स्टोर करते हैं। देखिए, पानी अल्लाह ताला की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी नेमत है, हमारे लिए ज़हमत बन जाती है 2 साल बाद, 4 साल बाद या 10 साल बाद, और पार्शली तो हर जगह पे होता है इस तरह। तो अब इस ज़हमत को हम नेमत में दोबारा बदलेंगे इंशाल्लाह। और हम स्मॉल डैम अपने एरिया में भी यहाँ बना रहे हैं, जो बड़े डैम इमरान खान ने शुरू किए थे 5 हमें वो शुरू करने हैं, वो भी हम बनाएंगे। अफसोस की बात यह है कि हमारे इस साल के फेडरल हमारा जो बजट था जो हमने देना था, उसके अंदर हमारी लिफ्ट कराने का पैसा भी हमने रखा हुआ था, लिफ्ट कराने हमने मंजूर कर ली थी ताकि हम लोग एरिगेट भी हों। और जब एरिगेशन एरिया आता है तो उसका नुकसान कम होता है, फ्लड एरिया में ज़्यादा नुकसान होता है। इस तरह टांग साहब हमारा फेडरल बजट में हमने रखना था, लेकिन चूँकि हुकूमत नहीं रही, फिर भी हमारी सूबाई हुकूमत ने अपने प्रोविशनल बजट में टांग साहब से मेन नुकसान यहाँ से किया है उसको रखा हुआ है। इस तरह चौधवान साहब, ज़राबर साहब, शेख हैदर साहब है, इधर ऊपर जो कोई सलमान साइड से पानी आया है, इसके ऊपर अब हम छोटे डैम का प्लान बनाएंगे ताकि इस पानी को हम रोकें और बजाय ये लोगों को ज़िंदगी में मुश्किल पैदा करे, इस पानी को इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करके लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। तो इंशाल्लाह वो पूरा प्लान अब इंशाल्लाह बनेगा। देखिए, जिस मुल्क के अंदर आपका वज़ीर आज़म ज़मानत पे फिर रहा है, चोर, डिक्लेयर्ड चोर, और ये मैं नहीं कह रही, वही FIA कह रही है 24 अरब की, जिन्होंने इसकी अकाउंट में पैसा इन्होंने साबित किया, हमने नहीं किया, उसके अंदर है आज। दूसरी तरफ आपकी 50% काबीना जो है वो आपकी इस वक्त जमानतों पे है, जो 40 नहीं है वो पहली दफ़ा बने हैं। आप देखना कि ये हुकूमत के कुछ दिन हैं, ये गुजारने के बाद ये भी निकल आएंगे सामने। इमरान खान ने किया क्या है, इमरान खान की सजा किस चीज़ की जाएगी, इन्होंने पहले क्या किया, अब डिटेल बताता हूँ आपको। पहले इन्होंने शुरू किया इमरान खान पे तोशा खाना। इमरान खान ने कहा सबका हिसाब कर लो, चुप, क्योंकि उसमें चोर ये लोग थे। फिर ये आगे इमरान खान पे फॉरेन फंडिंग, इमरान खान ने कहा आ जाओ 40,000 अकाउंट हमने दिए, हमने कहा हमने दिए, आ जाओ और पार्टी में खोलो, चुप, गायब, क्योंकि चोर ये थे, हमने तो दे दिए। इंडिया ने फंड दिया है, वो इंडिया कौन सा सामने आ गया है, वो सामने आ चुका है। 40,000 अकाउंट नंबर दे के हमने उसको क्लियर किया है। अब उन पार्टियों का भी होना चाहिए ना, तो आगे से जवाब क्या आता है मौलाना का, हमें तो खुदा ही इमदाद आती है। अब इस तरह के मुल्क में जहाँ इस तरह के जवाब आए पॉलिटिकल पार्टीज के,
جو ہم جتنے سالوں سے کیس بھگت رہے ہیں، اسی طرح ایک اور پارٹی کا ہیڈ کہے ہم تو بتا نہیں سکتے، ہمیں تو خدائی امداد آ رہی ہے. تو یہ دورہ معیار ہے اس ملک کے اندر. اس کے بعد یہ لوگ آگے کہ عمران خان کو ہم نائل کر لیں، وہ یہ نہیں کر سکے. پھر ضمنی الیکشن میں آپ نے حال دیکھ لیا کیا ہوا. اس کے بعد ان پر آخری چیز یہ رہ گئی کہ عمران خان کو اس چیز میں نائل کریں کہ عمران خان جو ہے وہ ایک دہشت گرد ہے. عمران خان نے آج سے نہیں، آج سے کئی سال پہلے سے دنیا میں پیس کی بات کی، امن کی، اور دنیا اکنالج کرتی ہے اس بات کو. اقوام متحدہ نے جب عمران خان کے اوپر کیس بننے کے بعد نوٹس دیا، یہ عام بات نہیں ہے، یہ عام بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں اللہ نے ایسا لیڈر پیدا کر دیا ہے کہ آج اقوام متحدہ نوٹس دیتی ہے کہ آپ ایک ایسے آدمی پہ کیسے اس طرح کیس بنا رہے ہو. جبکہ ہمارے اس وقت بیٹھے ہوئے حکمران، جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے، انٹرنیشنل اداروں نے ڈکلیئر کیا کہ 10% غداری، منی لانڈر، نواز شریف مفرور، مریم ضمانت پہ. تو ایسے لوگوں کے بیچ میں ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر ہے کہ اقوام متحدہ ہی پوچھتی ہے کہ آپ نے کیوں کیا اس طرح. عمران خان نے ایک سوال کیا، اس کا حق بنتا ہے، وہ سوال کرے گا. وہ سوال ہمیں اپنے آئین نے تحفظ دیا اس بات کا کہ اگر مجھے کسی بھی ادارے کے اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر، ادارہ تو علیحدہ ہے، ادارے میں ایک فرد ہے، اگر اس فرد کی کسی بھی حرکت کے اوپر، ایکشن کے اوپر، کسی آرڈر کے اوپر اگر اعتراض ہے تو ہم سوال اٹھا سکتے ہیں. آئین کے اندر رہ کے اس نے وہ بات کی ہے. اس بات کو اتنا بتنگڑ بنا کے پیشوں میں بلایا جا رہا ہے. عمران خان کو ہائی کورٹ بلانا بھی غلط ہے، کرسی پہ بیٹھا رہا یہ بھی غلط ہے. اس کو بلایا کیوں گیا، کیا کیا ہے اس نے؟ تو یہ دورہ معیار ہے. اور انشاءاللہ جب 2 تہائی حکومت آئے گی تو اس ملک میں پراپر ریفارمز ہوں گے، اور ان ریفارمز کے بعد یہ تمام ادارے بالکل ٹھیک ہوں گے. یہ وہی کام کریں گے جو ان کا کام ہے، اور جو وہ کام نہیں کرے گا اس کو پھر اس ادارے سے نکالا جائے گا. یہ ملک میں مذاق نہیں چل رہا کہ ادارے کے اوپر جب بندہ بیٹھ جائے تو اس کی مرضی ہے، وہ جو بھی کرتا ہے. مجھے ادارے میں رہ کر ادارے کے اپنے حرف کے مطابق اس ادارے کو چلانا پڑے گا اور دورہ معیار نہیں رکھنا پڑے گا. ہم انشاءاللہ نیب میں ریفارمز لائیں گے، ہم جوڈیشل ریفارمز لائیں گے، انشاءاللہ ہم کرپشن، اینٹی کرپشن میں ریفارمز لائیں گے. اور انشاءاللہ عمران خان پہلے بھی سرخرو تھا، آج بھی سرخرو ہے اور آگے بھی رہے گا. یہ پوری قوم جانتی ہے کہ چور کون ہے اور اس ملک کے لیے سچا اور ایماندار آدمی ہے.